प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 22 अप्रैल के पहलगाम के वाक़े के बाद भारत की इल्ज़ाम तराशी और पाकिस्तान पर जारियत करना, फिर पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जिसे तारीख़ तो याद रखेगी ही, भारत की नस्लें कभी नहीं भूलेंगी। लेकिन उसके बावजूद, इस सब के बावजूद कि भारत ये जंग हार गया है, हमने इस जंग में कामयाबी हासिल की है, इस सब के बावजूद एक बहुत ही उम्दा और शानदार पाकिस्तानी शायर रहमान फ़ारस ने पाकिस्तान और भारत की दहाइयों पुरानी दुश्मनी पर क्या खूब कहा है कि बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में उन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, पड़ोसी यार जाने दो हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी और हमारे भी, भला इकबाल और गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, संभालें उनको मिलजुल कर सिखाएं फ़न मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फ़ारस, यही दो चार कस्बे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, इसमें भारत तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा है, अभी बहुत वक्त बाकी है, संभल जाओ सुधर जाओ, नहीं तो ऐसे ही मार खाते रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी मार खाती रहेंगी, अभी भी वक्त है, संभल जाओ सुधर जाओ, ये हमारा पैगाम है तुम्हारे लिए। नाजरीन, दो न्यूक्लियर स्टेट्स स्टेप बाय स्टेप जंग में आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि किसी इंतहा को पहुंचते दुनिया की सुपर पावर की एंट्री होती है और सीज़फायर हो जाता है। पाकिस्तान और भारत में टेबल टॉक के लिए 12 मई यानी कल का दिन तय पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक में डिस्कस क्या होने जा रहा है। जंग बंदी के उसूल कई दहाइयों से जंग की वजह बनने वाले इश्यूज़ या अच्छे हमसायों जैसी दोस्ती, तो यहाँ पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा का मानना है कि इन मुज़ाकरात में मसला कश्मीर, सिंध ताश मुआहिदा और दहशतगर्दी जैसे मामलात पर बात हो सकती है। लेकिन भारत की भी सुन लें। ताज़ा जंग में अपने ज़ख्मों को चाटते हुए भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा कहते हैं कि कल की मीटिंग में तय पा जाएगा कि ये जंग बंदी आर्जी है या मुस्तकिल। तो फिर इसे ही कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नाजरीन, भारत के कई दिन से जारी जंगी जुनून पर हमारी अफवाज पाकिस्तानियों को हमारी फ़ौज तसल्ली देती रहीं, बारहा कहती रहीं कि भारत पर ऐसा वार करेंगे कि जिसे मीडिया पर आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया देखेगी। और दुनिया ने फिर देखा और फिर फ़ज़ाओं से शाहीनों ने वो आग और लोहा बरसाया कि शाम से पहले भारत सीज़ फायर पर मान गया। अब नाजरीन, सवाल ये है कि भारत जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बेच रहा है और नफ़रत बेचकर भारतीयों को मुतमईन करता है, वो कैसे दोनों ममालिक के दरमियान इशूज़ को हल की तरफ ले जाए। भारत से मुज़ाकरात के वक्त कुछ मोदी पॉलिसीज़ को जहन में रखना होगा कि ये वही मोदी सरकार है जिसके आगे जितनी बार सुलह का हाथ बढ़ाया उसने उतनी बार पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ नत्थी किया और मासूम भारतीयों को उकसाकर उनसे पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया। ये वही मोदी सरकार है जिसने पहलगाम वाक़े पर इन्वेस्टिगेशन करवाकर सबूत आलमी बिरादरी के आगे रखने की बजाय जंग छेड़ने को ज़्यादा तरजीह दी। ये वही मोदी सरकार है जिसने इस बार वो कर दिया जो 65 और 71 की जंग में भी नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी, इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने का दावा किया, मुअत्तल किया एक तरफा तौर पर। ये वही मोदी सरकार है जिसके दौरे हुकूमत में इंतहा पसंद हिंदुओं को भारत में मौजूद अक़लियतों पर छोड़ा गया, फिर बुनियादी हुकूक बचे
ना कानूनी बराबरी। ये वही मोदी हुकूमत है जिसने 9 लाख फौज भेजकर कश्मीर पर कब्जा किया। न सिर्फ इसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया बल्कि कई महीनों तक वहाँ ब्लैकआउट किए रखा, कर्फ्यू लगाकर कश्मीरियों की नस्लकुशी की। ये वही मोदी सरकार है जो नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस हुकूमत के आने से पहले दोनों ममालिक में कभी खुफिया तो कभी ज़ाहिरी मुज़ाकरात चलते रहते थे, लेकिन मोदी ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया ना पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती के हाथ को थामा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका। सबसे पहले तो कल की जो भारत को शिकस्त मिली है हर महाज पर, जितना माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, फिर उनका जो एक सिफारती सतह पर भी उनको हम लोगों ने मात दी, उनके मीडिया ने जो ड्रामा रचाया वो भी खुलकर सबके सामने आया, सब हर कोई दुबक कर बैठ गया। इस सारी सिचुएशन को कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये सिचुएशन मैं देखता हूँ तो मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी हो जाता है उन 90,000 शुहदा की माओं और ख़ानदानों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें दी और वो उस दहशतगर्दी का निशाना बने जिसके वो सज़ावार नहीं थे। एक पूरी हिंदुस्तान की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिसके तहत उसने पाकिस्तान के गोशे गोशे में दहशतगर्दों के जरिए यहाँ के जरी जवानों का, यहाँ के आम शहरियों का, यहाँ के बच्चों का खून बहाया और उनकी माओं के आंसू मैंने अपनी आंखों से देखे, उनके घरों के गम मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 90,000 शुहदा का वजन उठाए हुए जो मुल्क बैठा हुआ था, जब उसको उसके घर में घुस के चैलेंज किया गया, फिर जो कुछ भारत के साथ हुआ है मैं तो समझता हूँ अभी भी बहुत कम है। उसके गुनाह बहुत ज्यादा है। उसने बहुत ज्यादती की है एक ऐसी कौम के ऊपर जो खित्ते में जो अशार आपने पढ़े उसी तरह वो कोई तकसीम नहीं चाहती, वो कोई लड़ाई नहीं चाहती, बल्कि वो हकीकत में भाईचारे के जरिए अपने खित्ते की गुर्बत को खत्म करना चाहती है, अपने बच्चों को तालीम देना चाहती है, अपने मुल्कों को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। और देख लें, आपका मीडिया गवाह है इस चीज का कि पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा था और इंडिया का मीडिया क्या। अब तो वो भी एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया सच ही बोल रहा था, सच बोल रहा है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो कुछ हुआ है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसको कौमी सतह के ऊपर इस कामयाबी को उन 90,000 शुहदा के नाम होना चाहिए, उनकी माओं के नाम होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए वो कुर्बानी दी है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में बहुत शायद ना ही मिलती। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने मुल्क के अंदर भी बहुत से एतराज़ात सहे हैं, बहुत सी तनकीदें सुनी हैं, बहुत से सब कुछ सुना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी इस्तेहकाम और अपनी मजबूती और अपनी कन्विक्शन टुवर्ड्स द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सियासी इख्तलाफात का बिला वजह निशाना बनने के बावजूद उन्होंने अपने अज़्म को कम नहीं होने दिया। और इसमें मैं क्योंकि बाखबर होने की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में ISPR ने जो रोल प्ले किया है वो एक नई तारीख रकम हुई है मतलब ये मीडिया की दुनिया में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किरदार अदा किया है वो तो दुनिया के अंदर एक नई तारीख रकम हो गई है। और पाकिस्तान की, इसमें मैं एक और आपको नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगा कि अभी एक लंबे अरसे से आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर साहब, वो मुसलसल पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक किरदार अदा कर रहे थे और उन्होंने मुसलसल किया है। इस जंग से पहले
एक और उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपने सुना होगा उसका नाम, ये जो थे हमारे इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि वो किस हद तक जो है वो मजबूती के साथ, जो अजीत डोवल साहब जो थे वो मुसलसल उनका एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले ये पूरा एक ग्रुप है, अजीत डोवाल है, मोदी है, अमित शाह है, ये पूरा एक ग्रुप है अखंड भारत की सोच को जो लेकर चलता है। और इनको एक लंबे अरसे से जो है अजीत डोवल साहब जो थे वो बहुत ही शातिराना तरीके पे लेके चल रहे थे। उसके मुकाबले में फर्स्ट टाइम आसिम मलिक साहब की शक्ल में आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी को वो लीडरशिप दी। और मैं इस वक्त आपको दुनिया से ली हुई पल्स के तौर पे बता रहा हूं कि जहां जहां इनकी डीलिंग हुई है इस अरसे में, उस दौरान जो है इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के केस को प्रेजेंट किया है, उसको कंटेस्ट किया है, और बगैर कोई रैटल क्रिएट किए, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर कुछ कहे, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों हजरात ने, आसिम मुनीर साहब ने और आसिम मलिक साहब ने, जिस साइंटिफिक तरीके के ऊपर पाकिस्तान के लिए मुसलसल स्पेस क्रिएट की है और डिप्लोमेसी की है, डिप्लोमेसी के साथ साथ अपनी बड़े वाकयात हुए। इस बार तो सिफारतकारी को भी दाद देनी पड़ेगी, कामयाब सिफारतकारी रही। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी, देखिए सफारतकारी में एक तो इन्होंने महकमा जो था उसने अपना रोल प्ले किया है, फॉरेन ऑफिस ने, उस साथ हमारी जो मुसल्लह अफवाज है और हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन, जिसको बड़ी जल्दी में इवॉल्व किया गया आसिम मलिक साहब की लीडरशिप में, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। ये वक्त के साथ आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। लिहाजा मैं इस सारी चीज के बैकग्राउंड में ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो कामयाबी तो मेहनत और यकसुई और नेक नियति और जद्दोजहद से ही मिला करती है। रब उन्हीं को देता है जो कुछ करते हैं। दुरानी साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में आप वजीर रहे हैं और उस दौर में भारत के साथ बातचीत रही है, डिप्लोमेटिकली भी, बैकडोर भी, सारे अदवार चलते रहे हैं, लेकिन भारत कभी भी किसी नतीजे की तरफ आया नहीं, खासकर कश्मीर को लेकर। क्या अब ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है जब भारत को मुंह की खानी पड़ी है, दुनिया भर में भारत जलील हुआ है, रुसवा हुआ है हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, उसको जिन ममालिक ने टेक्नोलॉजी दी वो अपना सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी बड़ी बात हो रही है। तो भारत ट्रस्टवर्दी है, बातचीत को लेकर कल फिर बातचीत होने जा रही है। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कैसे इसने यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, फिर कश्मीर का मसला। आप समझते हैं ये हाई टाइम है कि इन इश्यूज़ को अब हम रेस करें और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी चाहिए कि कश्मीर के मसले में भी आगे बढ़ें? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक तोहफा मिला है और वो तोहफा है मोदी साहब का। ये मोदी साहब वो किरदार हैं जिसने भारत की और इंडिया की जड़ों को मुकम्मल तौर पे खोखला कर दिया। आपको मैं एक बड़ी तारीखी बात बताऊं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो फौजी अवार्ड है उसका नाम है परमवीर चक्र। इंडिया की पूरी हिस्ट्री में जो है अब तक 21 अफराद को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें से 11 सिख थे और बाकी मुसलमान और वो थे। मतलब ये है कि 60% उनकी जो आर्मी थी, फाइटिंग फोर्स थी, वो सिखों और गैर हिंदुओं पे मुश्तमिल। पहला काम तो मोदी साहब ने किया कि वो सारे लोग जो हिंदुस्तान के लिए लड़ा करते थे उन्होंने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी, अपने मुल्क में जंग शुरू कर दी और उनका सत्यानाश कर दी। दुनिया के अंदर जा जाके सिखों को मारा, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को रुसवा किया। कल प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे, उन्हें सऊदी अरब, उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर, बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने जंगबंदी की काविशों में उन्होंने अपना हिस्सा डाला, उन्होंने कोशिशें की। तो बात यह है कि जिन ममालिक का वो शुक्रिया अदा वो कर रहे थे, क्या ये सब ममालिक
इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि ये कशीदगी इस पॉइंट पर पहुँचे, जानी माली नुकसान हो, दो एटमी ताकतें इतना आमने सामने आ जाएं कि पीछे हटना मुश्किल हो जाए। ये इतनी एस्केलेशन भारत ना करता अगर ये दुनिया पहले आ जाती। दुरानी साहब, अल्लाह आपको इज्जत कैसे देता। देखिए ना जी, बात ये है, वैसे तो देखें दुनिया में एक बात डिप्लोमेसी के अंदर और ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी क्लियर है कि मफादात सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जो चीजों को आपके साथ लाते हैं और आपसे दूर हटाते हैं। और कामयाबी वो हकीकत है जो सूरज की तरह सर चढ़ के बोलती है। हमारी फौज रो रही है कि हमें 5th जनरेशन इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे 2019 में मोदी को राफेल चाहिए थे, अब वो कहते हैं 5th जनरेशन हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ताकि हम मुकाबला कर सकें। हमने तो ये दुआ नहीं करते कि हमें सलाहियतें अल्लाह दे दे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमने तो FX सुजुकी के जरिए जो है मर्सिडीज में पे का सत्यानाश कर दिया। मतलब ये है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे अपने बनाए हुए जहाजों ने जाके इंडिया को पैरालाइज कर दिया, और उसमें जो मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं उसके बहुत से पार्ट्स जो हैं वो हमने खुद बनाए हैं। हमारी एयरफोर्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाए अच्छा, हैं। दुरानी साहब, वक्त का मैं ये जाते जाते ये पूछना चाहती हूँ कि PTI भी ये कह रही है कि अगर सरहदों पर सीज फायर हो सकता है तो सियासी सीज फायर भी होना चाहिए। ये कैसी लगती है आपको उनकी ये डिमांड? देखिए, उनकी बात सीज फायर मफाहमत की कोई भी बात हो रही हो, आपको मेरा तो पता है मैं हमेशा उसके हक में होता हूं और मैं इसके भी हक में हूं, लेकिन मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा, और मैंने उन्हें पहले भी कहा है और मैं उनके हक में बोलने के बावजूद उन्हें ये कहता रहा हूं कि देखें, अपनी मुल्क की दिफा करने वाली जो कुव्वतें होती हैं, हुकूमत में मौजूद लोगों को भी और हुकूमत के बाहर बैठे हुए लोगों को भी, उनको जबरदस्ती सियासत के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। और उनकी देखें, यही तो वो आज किस चीज पे तुम फख्र करते फिर रहे हो, आज किस चीज के कौम खुशियां मना रही है, वो खुशी किसने ला के दी है? वो उन शहीदों ने दी है ना, जिन्होंने अपनी जानें दी है। तो इसलिए अपने मुल्क, लेकिन इस बात में वो क्लियर हैं कि हम पाक फौज के साथ हैं। इस वक्त में हम बिल्कुल भारत के खिलाफ हैं, हम पाक फौज के पीछे खड़े हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, इसके साथ हम नहीं हैं। ये वाज़ेह वो लकीर खींचते हैं। देखें जी, ये उनकी राय है और उनका हक है कि वो ये बात करें, और इसके ऊपर उन्हें मना नहीं किया जाना चाहिए, उनको इसके ऊपर विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ, देखें, जिस तरह फौज को बढ़ने का मौका देना और फौज को टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज देना कौमों की जिम्मेदारी होती है, इसी तरह मुल्क में जो लोग सियासत कर रहे हो उनको ये हक देना कि वो अवाम की मर्जी से हुकूमत बना सकें, ये उनका हक होता है। बिल्कुल सही। और ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर ऐसे मुल्क जो हैं उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह हम मुल्क में जमहूरियत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के जरिए और मुल्क के मजबूत दिफा के जरिए जब हम आगे बढ़ेंगे और आपस में हाथों में हाथ डाल के बढ़ेंगे और हम अपने दिफाई इदारों को सियासत में नहीं घसीटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त सियासत मजबूत होगी और पाकिस्तान मजबूत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, सफाकी वजीर, सीनियर पॉलिटिशियन मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जारी जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी उसमें हमें कमी भी नज़र आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं, लेकिन साथ साथ वो एक डिमांड भी करते रहे कि कौम को मुत्तहिद करना है तो इमरान ख़ान को बाहर निकालो। लेकिन फिर क्या हुआ, इमरान ख़ान तो बाहर नहीं आए, कौम फिर भी मुत्तहिद रही, अपनी फ़ौज के साथ रही, सपोर्ट करते रहे और हमने बड़े अच्छे तरीके से ये जंग जीती और भारत को नाकों चने चबवाए। अब जो PTI है वो ये कह रही है कि अगर सरहदों पर सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो ये क्यों, किस तरह के सीज़ फायर की ये बात कर रही है PTI, इसको वो एलेबोरेट कैसे इसको हम समझें, इसकी क्या तारीफ़ हम समझें कि किस तरह का सीज़ फायर चाहते हैं।
तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मलिक अहमद भच्चर साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनको मैंने प्रोग्राम में दावत दी है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद भच्चर साहब आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि जिस तरीके से पाक अफवाज ने बहादुरी से, जुर्रत से दुश्मन को मारा है और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। कोई हुकूमत को भी कोई आपने अप्रिसिएशन, कोई मिठाई विठाई भिजवाई है कि नहीं भिजवाई, और ख़ुद भी खाई है या नहीं खाई इस खुशी में? देखिए जी, बात यह है कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह ज़िम्मेदाराना मुजाहरा किया इस सारे मामलात में, तो उसकी तो सब तारीफ कर रहे हैं। और वही सोशल मीडिया जिसको डिजिटल दहशतगर्द मुस्लिम लीग नून कहती थी, तो वही सोशल मीडिया जो है वो उसने जो किरदार अदा किया आपके सामने रह गई। देखिए, मुसल्लह अफवाज ने पूरी तरह इस मुल्क की हिफाजत की और डेफिनेटली कौम उनके साथ खड़ी थी। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि इस मामले पे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं। अब रहेगी गवर्नमेंट की बात। देखिए, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल मुझे इस दफा लगा है कि दो मुख्तलिफ ज़ाविये थे। क्या ये आपने कभी ये देखा है कि इस तरह किसी जमहूरी मुल्क में हुआ है कि आप DGISPR के साथ बैठ के तो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप 3 बंदे और एक प्रेसिडेंट था और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ और उनका भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो बेटी है वो इस वक्त सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, वो कि फार्म 47 की पैदावार है। ये सारे एक लफ्ज मोदी के खिलाफ नहीं बोला गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई अपने से नहीं बात कर रहा। आप लोगों ने क्या ढिंढोरा पीटना शुरू किया है कि शहबाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने मोदी का नाम नहीं लिया, नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी का नाम नहीं लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? जंग तो हम जीत गए, नाम ले लेते तो क्या हो जाता? कौन सा चांद पे चले जाते, क्या हो जाता? बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की है, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुश्मन को मारा है। ये नाम नहीं लिया, ये क्या ढिंडोरा पीटा हुआ है PTI ने? देखिए शाजिया, मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं नाम न लेने की। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, और मोदी को आज दिन तक इन्होंने और मोदी ने खाने पड़ी, उसमें इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि कोई हिस्सा नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज का, आर्म फोर्सेस का इसमें एक किरदार है और उन्होंने भरपूर। ये सारे फैसले कैसे हुए? कौमी सलामती की मीटिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, उसमें ये सारे फैसले हुए, उसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद थी। ये नहीं, मैं नहीं समझता कि उनमें कोई फैसलों की ताकत थी। फैसला हमारी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है उन्होंने खुद किया है, और इस बात का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उनमें तो फैसलों की कोई ताकत ही नहीं थी। उन्होंने जो करना था अपने हिस्से का काम वो नहीं किया। उनका काम यही था कि वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वो बैठ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे बैठ के इकट्ठे बैठ के, ये कम से कम जो उनका काम था वो उन्होंने करना था। बाकी तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनकी बहादुरी पे, उनकी हुब्बुल वतनी पे और जिस तरह उन्होंने टैकल किया उस पर किसी को कोई शक ही नहीं। वो तो दूसरी राय अगर इनके फैसलों में ताकत नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते, तो फिर APC का ढिंडोरा भी आप लोगों ने पीटा। हुकूमत बुलाए, APC बुलाए, इस वक्त पर ज़रूरत है, नागुज़ीर है कि इस वक्त इस मुश्किल हालात में एक बड़े लीडर का बाहर आना, APC में उसका बैठना, कौम के लिए फ़ैसले करना ज़रूरी है। आप लोगों ने तो फिर ये भी ढिंडोरा पीटा। फिर इसी हुकूमत से आप लोग कह रहे थे ना APC बुलाएं, उस हुकूमत को कह रहे थे जिनके पास इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है। एक तरफ उनके साथ बैठने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं। आप लोगों की समझ नहीं आती है कोई? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हम इस बात पे आज भी कायम हैं कि कौम को मुत्तहिद करने के लिए एक बेसलेस मुकदमात में इमरान खान अंदर है, और इमरान खान ने जब पहली ट्वीट की उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप सब देख लें कि किस तरह उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लिया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारा तो उनके साथ कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर देखिए APC हमने क्यों कही? APC हमने इसलिए कही कि जमहूरी हुकूमत का अपना किरदार होता है।
जिस दिन राहुल गांधी और मोदी आपस में मिल रहे थे तो उस दिन भी इस प्राइम मिनिस्टर को होश नहीं आया कि उधर क्या हो रहा है। उस दिन भी इन्होंने एमएनएस को की पुलिस बाहर मार रही थी और उनके कपड़े फाड़ रही थी। वो तो आप छोड़ देना, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी, कुछ भी हो, वो एक अखंड भारत की जब नजरिए की बात आती है ना, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम तो देखिए पाकिस्तान की सालमियत पे हम अपनी मुसल्लाबाज के साथ थे, हैं और रहेंगे, होना चाहिए। उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद दूसरी बात ही नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि तो ये सीज फायर किसने करना है? तो ये सीज फायर वाली बात बैरिस्टर गौर साहब ने क्यों की है? कोई ऐसा मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, कोई ऐसा उन्होंने हमारे एक मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें फिजाइया के हैं, जिसमें बैरी हैं, सारे उनके खिलाफ उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया है। तो क्या ये नहीं बोल सकते थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोलती रही है, पाकिस्तान के चलिए वैसे ये तो लगता है कि ये बेसलेस आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मोदी का नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान अफवाज ने इतना जबरदस्त जो है वो उनको जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, सीज फायर की बात आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? सीज फायर की बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे बैरिस्टर गौर साहब की जो बात है उसका कंटेंट ये है कि बेसलेस मुकदमात को खत्म किया जाए और मुल्क को नॉर्मल सूरत हाल में लेके आया जाए। अब आज की आप बात देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकालने की कोशिश की। आज भी पुलिस पड़ी है, आज भी पुलिस गई है, हमारे हर जगह पे हमारे वर्कर्स पे, हमारे लोगों पे पुलिस ने छापे मारे। वो कोई ऐसा तो नहीं था कि फौज के साथ इज़हार यकजहती में कुछ लोगों ने बैनर्स उठाए होने थे, इमरान खान को रिहा करो? ये भी तो आप लोग अपना एजेंडा भी तो साथ साथ लेके चलते हैं ना। अब बैनर इतना इनको खौफ है कि इमरान खान के बैनर रिहा करने वाले हमारा जो आज का मकसद था, हमारा मकसद ये था कि देखिए इमरान खान तो बेसलेस मुकदमात में है, उनकी रिहाई का तो पीटीआई के हर एजेंडे के साथ मुंसलिक है, उसके बगैर तो कोई बात नहीं मुकम्मल। लेकिन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन अपनी फौज के साथ यकजहती का ऐलान कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप एक बात याद रखिए, देखिए कोई सियासी जमात होती है, उसका जो भी एक आप समझ लें कि किसी के साथ यकजहती का इज़हार होता है, अपने इदारों के साथ होता है, तो डेफिनेटली उनके अपने लीडर्स की तो रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें तो ये कैसे हो सकता है? अगर इनको इतना ही खौफ है, हम अपनी फौज के साथ खड़े, हमें रैलियां ना निकालने दें। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी कहा था, प्रेस टॉक में भी कहा था कि हमें ये निकालने दें, हम 2 लाख बंदा वाघा बॉर्डर पे अपनी फौज के साथ इमरान खान की एक आवाज पे खड़ा हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है ये अपनी फौज से कर दें या आर्मी चीफ से कर दें कि हम तो भाई आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हक में रैली निकालना चाहते हैं, ये हमें रोक रहे हैं। देख रहे हैं, उनको भी पता है, उनको एक एक पल का पता है, खुद देख रहे हैं, हमारे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ा। तो जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस आप लोगों ने बनाना था और इन्होंने हमें नहीं बनाने दिया, जिसका हिस्सा मौलाना साहब बनना नहीं चाहते हैं, तो कैसे आप लोग अपनी तहरीक को चलाएंगे, कैसे इमरान खान को बाहर निकलवाएंगे? क्योंकि अदालतों का जो सिस्टम 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है, तो कैसे आप लोग जो है वो अपनी इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे? देखिए 26th अमेंडमेंट के बाद तो अदालतों में अब किसी को भी यकीन नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी चूंकि अब ये ऐलान ये जो जंग का एक मामला था, इसमें हमारी पहली तरजीह थी कि अल्लाह ताला इस मुल्क की सलामती की खैर करे, अल्लाह ताला हमारी मुसल्लह अफवाज को जिस मकसद के लिए वो लड़ रहे हैं उसमें कामयाब करें। तो इंशाल्लाह अब नॉर्मल आज पंजाब कुछ हुआ है तो उन्होंने फिर छापे मारने शुरू कर दिए हैं, हम भी नॉर्मल पंजाब में इनको फेस करने के लिए दोबारा तैयार हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह देखें खान साहब की बड़ी जल्दी, आप ये थक गए हैं, आप ये देखो जो इन्होंने हाल किया उस दिन एमएनएस का, जिस तरह इन्होंने एमएनएस को मारा है, फिजिकली इनकी पुलिस ने मारा है और एडमिट किया है स्पीकर कौमी असेंबली ने कि ये ज्यादती हुई। और एक दो को जिस तरह वो तो देखिए एसएचओ या सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होता है, उन्होंने को सस्पेंड किया, बट मैं इस चीज के हक में नहीं था कि एक सब इंस्पेक्टर एएसआई को सस्पेंड करने से क्या हो जाता है। लेकिन बार के उन्होंने एडमिट तो किया कि उधर कुछ काम हुआ है। कल पाकिस्तान, ठीक है, आखिरी मेरा एक सवाल, जाहिर है पाकिस्तान के मामलात में आप
तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो मुलाकात एक होनी है, DGMOs की एक मुलाकात होनी है, आपके ख़्याल में किन इश्यूज़ पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को बात करनी चाहिए? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपको, अब मुलाकात तो देखें, इनको पता है कि इनके पास केस कितना मजबूत है। हमारा सबसे बड़ा इशू ही कश्मीर है, और सबसे देखकर दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीर वाला, उस वक्त तक हर वक्त जंग के खतरात रहेंगे। जिस तरह उन्होंने राज की तारीकी में एक टारगेट हमला किया, एक टारगेटेड हमला था वो किया, और उसके बाद बड़े तहम्मुल के मुजाहरा करते हुए इन्होंने उसका जवाब दिया हमारी आर्म फोर्सेस ने। तो मैं समझता हूँ कि मेन मसला तुम्हारा बोन ऑफ कंटेंशन तो है कश्मीर। उसके बाद जो उन्होंने पानी बंद किया है, वो कैसे सिंतास मायदे की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? सही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2-3 चीजें इनको रखना चाहिए और इस मामले को अब हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अगरचे गुज़श्ता कई दिन से भारत के साथ एक जंगी माहौल था, लेकिन इस शदीद टेंशन में पूरी जो कौम थी वो इकट्ठी नज़र आई, मुत्तहिद नज़र आई, यकजा नज़र आई। हमारी सियासत, सहाफ़त और रियासत में कहीं कोई तफरीक नहीं थी। जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के आगे सब घुटने टेक चुके थे, उसे भारतीय जाहरियत ने जड़ से ही उखाड़ फेंका। तहरीक इंसाफ के साथ साथ तमाम अपोजिशन पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी। अडयाला से कोई मनफी बयान आया, ना ही बाहर लीडरशिप ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में कोई दरार महसूस की जा सके। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, और इस इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला भारत हार गया, घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, बातचीत पर मान गया। ऐसे में PTI ये सवाल उठा रही है कि अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ क्यों नहीं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सीज़ फायर होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मुल्क में भी जो एक सियासी गोलाबारी है, पॉलिटिकल सीज़ फायर की ज़रूरत है? सरहदों पर कशीदगी से बहुत पहले मुल्क के अंदर भी एक सियासी महाजराई ज़ोरों पर है। एक मकबूल लीडर जेल में है, उसके कारकुन मायूस हैं, यानी तहरीक इंसाफ खुद को कॉर्नर करने का इल्ज़ाम लगाती है। तो क्या एक और सीज़ फायर की ज़रूरत है? भारत से जंग जीतने की खुशी और ये इत्तफाक ये तकाजा करता है कि अब मुल्क में कोई बदमज़गी ना आए, हत्ता के सियासी नफ़रतें भी नहीं। तो क्या एक सीज़ फायर की ज़रूरत है? अब तो PTI भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो तो नज़र आ रही है काफ़ी अरसे से, जिसकी सियासी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। तो क्या वाकई एक सीज़ फायर की ज़रूरत है? माजी में ताकत आजमाई हुई, नतीजा सियासत और रियासत में बहरान और बदएतमादी की सूरत में निकला। तो क्या एक और सीज़ फायर की ज़रूरत है? पाकिस्तान में ये एक ऐसा नुक्ता था जिस पर भारत से भी आवाज़ें उठीं, बल्कि एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। दुश्मन की साजिश से बचा रहने के लिए क्या वाकई अब एक सीज़ फायर हो जाना चाहिए? जंगी हालात में तहरीक इंसाफ के अपनी अफवाज और रियासत के साथ यकजहती के जेस्चर को कैसे देखा जाना चाहिए? और फ़ौज के साथ तो खड़े थे, रियासत के साथ तो ये खड़े थे, कल तक खड़े थे, हुकूमत के साथ नहीं खड़े थे। वो अलग PTI ये बातें करती रही कि हम भारत के ख़िलाफ़ हैं, भारत के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज के साथ, रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन फॉर्म 47 वाली हुकूमत के साथ हम खड़े नहीं हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। अतर,
आई थिंक तकरीबन 2 हफ्तों के बाद हम पॉलिटिकल कोई अब लग रहा है कि अब पॉलिटिकल भी बातचीत होनी चाहिए, और बैरिस्टर गौहर ने भी ये कह दिया कि अगर सरहदों पर सीज़ फायर हो सकता है तो यहाँ पर सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता, पॉलिटिकली सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता? आप कैसे देखते हैं बैरिस्टर गौहर की इस ख्वाहिश को? आई थिंक बड़ी मुनासिब बात है। ये जो हालिया हमारी भारत के साथ कशीदगी हुई, इसमें बहुत सारी मिथ्स टूटी हैं। एक तो भारत का गरूर टूटा, उनका जंगी जुनून जो था वो खाक में मिला। उसके साथ साथ यहाँ पे जिस किस्म की बातें होती थी, यहाँ पे कहा जाता था कि कोई टीम बैठ के सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है और उनका भारत के साथ गठ जोड़ है। ये सारी मिथ्स गलत साबित हुई। ये एक दफा फिर साबित हो गया कि सोशल मीडिया जो है वो अवाम के जज्बात की अक्कासी करता है। और आपने देखा कि अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी भारत के मुकाबले में। यहाँ पे जो भी बात हो रही थी उसका कोई भी उसका बयानिया यहाँ पे नहीं बना सका। अगर वो जो हुकूमती मौकिफ था कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भारत के साथ गठ जोड़ है, वो तो खाक में मिल गया। वो तो आप उसका कोई रेलेवेंस नहीं रही है। ना आप पैसे के जरिए, ना आप कोई टीम बना के सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अवाम के जज्बात की तर्जुमानी होती है, आप किसी को अच्छी लगे। अदर वैसे एक और बात है, पॉजिटिव बड़ा नजर आया, सोशल मीडिया ने भी बड़ा बिहेव किया, बड़ा ज़बरदस्त एक एटीट्यूड में हमें एक बड़ा पॉजिटिविटी नज़र आई है हमारे मुल्क में। सोशल मीडिया पर हम खुद लोग, हम भी बड़ा तनकीद करते हैं कि सोशल मीडिया का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये चेंजिंग हमने देखी ये पिछले 2 हफ्तों में, स्पेशली पिछले 4-5 दिन में तो हमने बहुत पॉजिटिव चेंज देखा सोशल मीडिया पे। तो ये बरकरार क्यों नहीं रह सकती ये पॉजिटिविटी हमारे सोशल मीडिया में? ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आवाम ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया और भारत की जारियत को जो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वहां से हो रहा था उसका जवाब दिया। अब जो आपने कहा कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं रह सकता और क्या कोई सीज फायर हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जहाँ पे पूरी कौम इकट्ठी खड़ी थी, तमाम जो सियासी कुव्वतें थी वो एक पेज पे आपको नजर आई भारत के खिलाफ, लेकिन आज जब पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकल रही है तो तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो अब सीज फायर तो हुकूमत ने करना है ना। आप एक तरफ जो है वो उनको रैली निकालने की इजाजत नहीं देते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुल्क का माहौल बेहतर हो। ऐसे नहीं हो सकता। ये सीज फायर तभी होगा जब दोनों तरफ से ये रियलाइजेशन होगी कि चीजों को अब आगे लेके चलना है। जो भारत के साथ सीज फायर है शायद वो हुकूमत को सूट करता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो सीज फायर है वो इनको सूट नहीं करता है। वो उनको पता है कि हमारे पास उतनी सियासी रेलेवेंस नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस दी जाएगी तो वो फिर हमारे लिए स्पेस तंग हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेस देगी। और वो जिस सीज फायर की ख्वाहिश मेरी है, आपको भी पता है स्पेस किसने देनी है। आप नाम तो हुकूमत का ले रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी कहां से है, देनी किसने है, किसके हाथ में? देखिए, हुकूमत इस वक्त है शहबाज शरीफ साहब की। अब बाकी कोई जो मर्जी कहता रहे, यही शहबाज शरीफ साहब, यही नवाज शरीफ साहब, यही बिलावल साहब उस वक्त कहते थे कि इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत है। सारे सहाफी भी उनका नाम लेते थे। लेकिन अब भी मजे ये करें, प्रोटोकॉल ये एंजॉय करें, दुनिया ये घूमे और हम वो इनकी ख्वाहिश है कि हम इल्जाम किसी और पे लगाएं। भाई वो तो इल्जाम तो लगता है, वो तो लगता रहेगा, लेकिन हुकूमत आपकी, अगर इनके हाथ में कुछ नहीं है तो ये पीछे हट जाए। यही तो वजीर आके कहते थे कि तहरीक इंसाफ भारत के साथ गठजोड़ है। रऊफ हसन का आपने टेलीफोन पकड़ लिया, भारतीय मीडिया से उसके ताल्लुकात थे, वो किधर गया सारा बयानिया? हक में मिल गया ना। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पॉलिटिकली डील नहीं कर सकते। फिर ये इंतजामी एतबार से डील करने की कोशिश करते हैं और फिर ये जाके किसी और तरफ से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई उनसे होती रहे। भाई मसला ये है कि जो सियासी कुव्वतें हैं उन्होंने आपस में अपनी लड़ाइयां लड़नी है। बाकी जो पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने जिस महाज पे लड़ना है वो बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। और पूरी कौम को उन्होंने दिखाया, पूरी कौम को उन्होंने दिखाया कि कैसे लड़ा जाता है। और अपने से बड़े दुश्मन भारत के साथ जो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल में ये तारीख याद रखेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और पीटीआई की वैसे गलतफहमी थी, मेरे ख्याल में अब वो दूर हो चुकी होगी। इस पूरी टेंशन में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी, इसमें बड़ा जोम था पीटीआई को कि कौम तो तभी इकट्ठी होगी जब इमरान खान बाहर आएगा। कौम में इत्तफाक, अगर कौम को इकट्ठा करना है, मुत्तहिद करना है, तो इमरान खान को तो आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कौम तो पाक फौज के साथ थी, कौम तो इकट्ठी थी, यकजहती थी, कौम में इत्तफाक था, मुत्तहिद थी। तो एक बड़ी गलत फहमी थी तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान आएगा तो कौम साथ चलेगी, अदरवाइज कौम साथ नहीं देगी।
देखिए दो चीजें, एक सियासी चीज है कि क्या सियासी एतबार से कौम एक पेज पे है। अब आप देख लें, कल आपके वज़ीर आज़म ने तकरीर की, मोस्ट अनइम्प्रेसिव तकरीर। अब आप सोच लें कि इसी जगह पे अगर सबसे पॉपुलर लीडर की कल तकरीर होती तो अवाम का कैसा रिस्पॉन्स आता। तो ये दो चीजें हैं जिसको कंफ्यूज किया जा रहा है। भारत का अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो तो पूरी कौम जो है वो उसके मुकाबले में खड़ी होगी। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव नहीं थी? लिखी हुई पढ़े थे, इमरान खान की आदत थी वो लिखी हुई चीज नहीं पढ़ते, इस लिहाज से आप कह रहे हैं? देखिए जब कोई चीज आप करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपको कोई जोश नजर आता है, कोई वलवला नजर आता है, वो तो कभी बस इसकी तारीफ उसकी तारीफ। आप ओवरऑल इनका बयानिया देख लेना। वजीर आजम जो 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इतने दिन बीच में कोई पैगाम ही नहीं दिया कौम को। जब जंग चल रही थी, जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने मुबारकबाद दे दी, फिर भी मोदी का नाम नहीं लिया, फिर भी कोई उनके ऊपर खुल के तनकीद नहीं की। ऐसे मौकों के ऊपर लीडरशिप जो है वो फ्रंट से आती है। आज अगर पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा तकारीर इस पूरे डिस्प्यूट के दौरान चलती रही, इस पूरे जंग के दौरान चलते रहे, तो वो इमरान खान साहब के पुराने बयान थे। इन्होंने तो कभी कोई बात ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिलावल भुट्टो ने भी मोदी का नाम ले लेकर तनकीद की। वो तो दीगर वुज़रा ने भी लिया, लेकिन बिलावल साहब तो इस वक्त किसी ना वो हमारे वजीर खारजा हैं, ना वो हमारे वजीर आजम हैं, वो तो किसी उस ओहदे पे नहीं बैठे हुए ना। मैं शख्सी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे कोई वजीर आजम हो या जिन लोग जो मैटर करते थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं जो 3 दफा के वजीर आजम हैं, उन्होंने जंग खत्म होने पे ट्वीट की। वो कोई जंग के दौरान ही एक आधी ट्वीट कर देते कौम का हौसला बढ़ाने के लिए। तो मसला ये है ना कि इमरान खान साहब ने तो जेल से भी मोदी का नाम लेके एक ट्वीट करवा दी। तो पाकिस्तानी फौज ने तो बड़ी जुर्रत बहादुरी से लड़ा, वो हमें एतबार था, वो हमें यकीन था अपनी फौज पे कि इनका काम है, इनको पता है कि हमने दुश्मन को कैसे जवाब देना है। पीछे एक सिफारतकारी की भी तो गेम होती है ना, आपको नहीं लगता? सिफारतकारी तो ज़ाहिर इस हुकूमत ने की, सिफारतकारी में भी हमने भारत को मात दी है। अतर आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, एक तो जिस तरह जो ये भारत ने पहले जारियत की और जिस तरीके से मसलसल वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करता रहा, मेरी नज़र में, हो सकता है कोई मुझसे एग्री ना करे, हमारा पॉलिटिकल रिस्पांस, मैं फौजी रिस्पांस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल रिस्पांस बहुत ज़्यादा अबिस्मल था। वो मसलसल हमारे मुल्क में ड्रोन भेजते रहे, पहले उन्होंने 24 मिसाइल मार दी, हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब वो नूर खान बेस तक पहुंच गए तो फिर जो है आगे से हमने जवाब दिया। ये पॉलिटिकल क़यादत का फैसला होना चाहिए था कि रिस्पॉन्स फौरन दे देते तो चीज़ें इस नहज पे ना पहुंचती। जहां तक सफारतकारी का ताल्लुक है, हमने सीज फायर तो कर लिए। जो ही भारत को मार पड़ी वो भाग के अमेरिका के पास गया, उसने सीज फायर करवा लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान का पानी उसने खोलने की बात की है? क्या उसने सिंतास मुआहिदे को मान लिया है? क्या उसने कहा है कि बात होगी इसके बगैर तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर आगे नहीं बढ़ेगा ना। ये तो सब बातें अब होंगी ना, लेकिन आप सिफारतकारी इस लिहाज से देखें कि इस दफ़ा भारत अपना बयानिया बेच नहीं पाया। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, दुनिया सबूत मांगने पर मजबूर होगी। आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, उन्होंने कह दिया कि आप सबूत दें, आप फॉक्स न्यूज़ देख लें, आप ब्लूमबर्ग देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, BBC देख लें, पूरी दुनिया भारत से सबूत मांगने पर तैयार होगी। तो ये पाकिस्तान की सिफारतकारी थी। ये भारत की अपनी जो है वो हरकतें थी। मोदी हुकूमत की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो करते रहे, चाहे वो कनाडा के अंदर हों या दीगर इलाकों में, जो उनके सारे जिसे आप करतूत कह सकते हैं, सॉरी सख्त लफ्ज है, लेकिन इसकी वजह से भारत के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। ऑल्दो कि भारत अभी भी आलमी दुनिया की एक तरह से जरूरत है, चाइना के मुकाबले में कुछ ताकतें उसको खड़ा करना चाहती हैं। पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी और पाकिस्तान ने जो किया वो उसमें यकीनन उन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, लेकिन कुछ चीजें बेहतर तरीके से की जा सकती थी। हमारे आप वजीर दिफा की बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो जब टीवी इंटरव्यू दे रहे होते थे, कभी वो सर खुजा रहे हैं, कभी वो ऐसे बैठे हुए, कभी वो ये कह रहे हैं कि हम 30 साल से यहाँ पे दहशतगर्दों को पाल रहे थे। बिलावल ने भी जाके उसकी तस्दीक कर दी। तो बहुत सारी चीजें जिनको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अगर सफारतकारी इतनी थी तो हमारे तो वजीर खारजा का नाम भी नहीं लिया मार्को रूबियो ने अपनी ट्वीट के अंदर। जिस क़यादत से उन्होंने बात की उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया और उसके अलावा NSA का नाम लिया और आर्मी चीफ का नाम लिया। उन्होंने तो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का नाम भी नहीं लिया। भारत की तरफ से जयशंकर का उन्होंने नाम लिया, उनके NSA का नाम लिया, उनके वजीर आजम का नाम लिया। बाकी हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली इस वक्त जब इस वक्त हमें कामयाबी को एंजॉय करना चाहिए, आम खाने चाहिए, क्यों हम गुठलियां गिनने पे लग गए हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऐसे वक्त में जब भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे है, भारत का दिफाई बजट भी हमसे ज़्यादा है, भारत की अफवाज भी तादाद में ज़्यादा है, तो हमें इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अतर
एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यही पाकिस्तान की ताकत है। आज गोदी मीडिया की वजह से मोदी साहब और उनका पूरा देश जो है वो दुनिया भर में एक रुसवाई उठा रहा है। उसकी क्या वजह है? उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वहां पे मदासराई की। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी किए, हमने यहाँ पे अपनी हुकूमत का साथ भी दिया, हमने यहाँ के पाकिस्तान के मफाद को भी देखा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बताया भाई जंग लड़ना मीडिया का काम नहीं है, वो अफवाज का काम है। जब तक तुम मीडिया पे लड़ रहे थे तुम जीत रहे थे, जब अफवाज में स्टूडियोज में लड़ रहे थे, वो स्टूडियो में लड़ते भी थे और जीत भी जाते थे। एग्जैक्टली जब हमारी फौज सामने आई तो फिर वो पूरी दुनिया ने देखा। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। दुनिया भर में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है शाजिया, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, J-10 की बात हो रही है, J-17 थंडर की बात हो रही है, लेकिन असल चीज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं। असल चीज पाकिस्तान की अफवाज के जवान हैं, उनका जो जज्बा है वो कोई नहीं खरीद सकता। टेक्नोलॉजी तो भारत ने 80 अरब डॉलर की खरीदी है, किधर गई वो सारी? राफेल, तो जिस पर बड़ा नाज था उनको। एग्जैक्टली तो वो हमारी अफवाज वाला जज्बा वो आप कहाँ से लेके आएंगे, वो ट्रेनिंग कहाँ से लेके आएंगे, वो इशू है असल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।